हाँ, तो हमने अल्सर और विसूचिका दोनों की चिकित्सा जो है पढ़ ली। ठीक, अब इस चैप्टर में जो बाकी के टॉपिक्स बचे हैं वो निपटाते हैं। कह रहा है कि अल्सर में चिकित्सा में सबसे पहले हमने वमन कराया, या बोल रहे हैं आदौ उल्लेखये, है ना, उल्लेखन करवाया। उसके बाद बोला है कि मुख मार्ग में, यानी मुख मार्ग से क्या होगा, अगर हम वमन कराएंगे तो जो कोष्ठ में जो आम है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन वहां से उल्लेखन जो है वो लवण युक्त वारी से कराने को बोला है। ठीक है, ना कि किसी वमन की मेडिसिन से। ऐसा क्यों बोला है, इस बात को थोड़ा समझते हैं, है ना। जिस आदमी के कोष्ठ में आम पड़ा है उसकी अग्नि ऑलरेडी दुर्बल है। ऐसी सिचुएशन में वो दुर्बल अग्नि वमन योग की मेडिसिन को भी जीर्ण नहीं कर पाएगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो मेडिसिन से और आम बन जाए। इसलिए अल्सर के आम दोष को निकालने के लिए वमन जो है वो सिंपल गर्म पानी और नमक के घोल को पिला करके कराना है। ठीक है, और ये एडवाइस किया है, ना कि कोई दवाई बताई। ठीक है, ताकि जो आम बनने का चांसेस है वो मिनिमाइज किया जा सके। ये बात हमें हर जगह ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जहां भी कोष्ठ में आम की स्थिति हो वहां प्राय मेडिसिन पहले अवॉइड करनी है। पहले कोशिश करना है कि आम जो है वो विदाउट मेडिसिन पहले निकल जाए। ठीक है, इसीलिए लंघन प्रेफर करवाया जाए। ठीक है, इसीलिए जब हम ज्वर की चिकित्सा भी पढ़ेंगे तो वहां पे ज्वर आदौ लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य हेतु पाचनम, तो ज्वर की स्टार्टिंग की अवस्था में भी वहां लंघन बताया है। ठीक है, तो क्या करें, वो सब प्रयास इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि क्या किया जाए, आम को हटाया जाए और उसके बाद कहीं औषध दी जाए। ठीक है, ताकि जो नया बचा आम है वो निकल जाए, यानी कि हम चांसेस को मिनिमाइज कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दवाई इनइफेक्टिव रह जाए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, श्लोक पढ़ते हैं। आम प्रदोष दुर्बलो ही अग्नि ही। ठीक है, आम प्रदोष से दुर्बल हुई अग्नि न युगपत, नहीं कर पाती, किस क्या युगपत, दोष औषध आहार जातम च। ठीक है, दोष, औषधि और आहार, इन तीनों को एक साथ न शक्तः पक्तुम, तीनों को एक साथ जो है वो संभाल पाती नहीं है। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर आम की अवस्था बन गई है, अब वो आहार को भी डाइजेस्ट करे, जो आम दोष पड़ा है उस पर भी वो काम करने की कोशिश कर ही रही है, कम ज्यादा जो भी है, और ऊपर से आप औषध और दे दोगे तो औषध को भी जीर्ण करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं आम दोष से दुर्बल हुई अग्नि नहीं पचा पाती, नहीं पक्त कर पाती, किसको नहीं पक्त कर पाती, औषध, दोष, आम दोष और आहार, तीनों को एक साथ नहीं पचा पाती। ठीक है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि कम से कम लोड दें आम दोष से प्रबल हुई अग्नि पर। इसलिए औषध का प्रयोग लिमिटेड रखना है। ठीक है, बल्कि कोशिश करनी है कि शुरुआत में सिर्फ अवतर्पण कराएं। इसलिए चरक एक प्रिंसिपल दे देते हैं यहाँ पर कि आम प्रदोष जो भी व्याधियां हों उनको जो है पहले अवतर्पण से शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है कि श्लोक लिखा है, आम प्रदोष जानाम पुनः विकाराणाम अवतर्पणेन एव उपरमो भवति। इट मीन्स व्हाट, आम प्रदोषज विकारों को अवतर्पण से शांत करते हैं। अब यदि अवतर्पण के बाद भी, ठीक है, चिकित्सा करें तो हेतु विपरीत चिकित्सा ना करें, फिर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हेतु विपरीत चिकित्सा करने को मना क्यों कर रहे हैं? अरे मना नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आम प्रदोषज व्याधि में पहले अवतर्पण कराया, अवतर्पण ही अपने आप में हेतु विपरीत चिकित्सा है। पर यदि अवतर्पण करने के बाद भी आम ना जाए, ठीक है, या देखे कि व्याधि जो अभी भी है, तब उस स्थिति में क्या कर देना है, तब उस स्थिति में जो है अवतर्पण के बाद व्याधि विपरीत चिकित्सा कर देनी है। ठीक है, फिर देख लो कि उस व्याधि के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उनके हिसाब से जो भी सूटेड दवाई है वो देना चालू कर दो। ठीक है, तो पहले प्राय आम प्रदोषित व्याधियों में कषाय का सेवन नहीं कराते, कषाय यानी दवाई, ये बात हम ध्यान रखेंगे ज्वर चिकित्सा के टाइम। ठीक है, तो अब ऐसे में ये चीज ध्यान रखनी है क्या, कि भाई एक श्लोक लिखता है, सती तु अनुबंधे कृत अवतर्पणानाम व्याधि नाम निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एव अवचारयेत यथा स्वम।
यानी प्राय आम प्रदूषक व्याधियों में अवतर्पण करवाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यही, और यही अपने आप में क्या हो गई, हेतु विपरीत चिकित्सा। लेकिन आम प्रदूषक व्याधियों में शुरू में लंघन करवाने के बाद अवतर्पण यानी अवतर्पण करवाने के बाद आतंक विपरीत यानी व्याधि विपरीत औषध देना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है वहां जो श्लोक लिखा है ना कि निमित्त विपरीत अपास्य औषधम, यानी जब हो जाए, क्या हो जाए, कृत अवतर्पणानाम, जो व्याधि है उसके अवतर्पण हमने करा लिया, ठीक है, तू अनुबंधे यानी उसके बाद में क्या करना है, निमित्त विपरीत अपास्य, निमित्त विपरीत यानी हेतु विपरीत व्याधि के अलावा जो औषध हो सकती है वो हमें यानी आतंक विपरीत औषध जो है उसका अवचारित करना है, यानी उसका अवचारण करना है, यानी वो देनी है, वो डालनी है पेशेंट। ठीक है, बिकॉज आम दोष से होने वाली कोई भी रोग होगा, ठीक है, या कोई भी व्याधि होगी, सबसे पहले तो हेतु विपरीत करा यानी अवतर्पण करा, उससे आम हटाओ, फिर उस व्याधि के जो स्पेसिफिक लक्षण हैं उनके अकॉर्डिंग व्याधि विपरीत चिकित्सा दो। ठीक है, बिकॉज एक ही आम से व्याधियां बहुत सारी होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अवतर्पण कराने से सारी व्याधि जो है वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अवतर्पण एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कोई भी आम प्रदूषण व्याधि को ठीक करने का। ओके, अब क्वेश्चन आया, बोल रहा है कि यह संदर्भ किस अध्याय में है। ठीक है, बोल रहा है आहार विधि आयतनानि च अष्टौ सम्यक परीक्षत्म हितम विदध्यात्, मतलब हमने आहार विधि विशेष आयतन कौन से चैप्टर में पढ़े, चरक विमान फर्स्ट में। ठीक है, बट आहार विधि विशेष आयतन का सम्यक खाना खाते समय विचार कर लेना चाहिए, ऐसा इस श्लोक का मतलब। ठीक है, आहार विधि आयतनानि च अष्टौ यानी अष्ट आहार विधि विशेषतन आयनों का सम्यक परीक्षितम हितम विदध्यात्, ध्यान करना चाहिए कि सम्यक परीक्षा कर लेनी चाहिए सभी आठों आहार विधि विशेष आयतन की खाना खाते समय। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ के तो ऐसा लग रही है क्या कि भाई चरक विमान फर्स्ट क्यों नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि विमान फर्स्ट में ही अष्ट आहार विधि विशेष आयतन बता रहे थे। पर यही ये ध्यान रखना है कि ये जो श्लोक है वो चरक विमान 2 में है। ठीक है, और ये यहाँ बोलने का इसलिए सेंस है कि जब ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया तो ये बोल रहे हैं कि दोबारा ध्यान करो, इसीलिए चरक विमान फर्स्ट में आहार विधि विशेष आयतन बताए थे मैंने, ताकि ये वाले चैप्टर की सारी आम वाली स्थिति ना बन जाए। ओके, तो आहार विधि आयतनानि च अष्टौ सम्यक परीक्षितम हितम विदध्यात्, ऐसा रेफरेंस चरक विमान 2 में मिलता है अल्सर की सूचिका इन सबकी चिकित्सा बताने के बाद। ठीक, अब लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, वो है आमाशय का स्थान। तो आमाशय के स्थान के लिए बोल रहा है ये जो आम बन रही है तो एक आमाशय का स्थान है कहाँ बॉडी में, तो बोल रहा है नाभि स्तनांतरम, नाभि और स्तन के बीच वाला एरिया, नाभि और स्तन के बीच का ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के बीच में जंतः, जंतः मतलब होता है, क्या होता है, आमाशय इति स्मृतः, ऐसा याद करो या ऐसा समझो कि जो आमाशय है वो दोनों स्तनों और नाभि के बीच का जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके अंदर आम की उत्पत्ति होती है, या इसके अंदर आम बनता है, आमाशय जिसे कहते हैं। तो आमाशय का स्थान कहां पर हुआ, स्तन, स्तन और नाभि के बीच में। ठीक है, नाभि स्तनांतरम जंतौ ब्लैंक स्मृतः, कौन है, आमाशय। ठीक है, अब बोल रहा है कि अशित, पीत, लीड, खादित, जो भी हम खाना पाने के अलग अलग जो भी तरीके हैं, ठीक है, जिस भी तरीके से आपने खाना पीना खाया वो आमाशय में गया, पाक को प्राप्त हुआ, उसके बाद वो आहार रस धमनियों के थ्रू बॉडी में प्राप्त होता है, ऐसा चरक कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भैया आमाशय में जब खाना प्राप्त हो जाता है तो वो किन नाड़ियों के थ्रू बॉडी में जाता है, ठीक है, या किस नाड़ियों के थ्रू बॉडी में निर्देशन प्रोवाइड करता है, तो दैट इज आर्टरी, दैट इज धमनी। ठीक है, धमनात धमनी, तो आर्ट, और बात सही भी है, किसी भी बॉडी ऑर्गन के पास, यानी अगर आपको बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाना है तो उस बॉडी की तरफ जाने वाली नालियों को क्या बोलते हैं, आर्टरी, और उस बॉडी ऑर्गन या उस बॉडी पार्ट से निकलने वाले पार्ट को बोलते हैं वेन्स। ठीक है, तो अगर बॉडी में आहार रस पहुंचाना है तो वो जो है वो आर्टरी लेकर के आ रही होगी। ठीक है, और उस ऑर्गन को प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो बोल रहे हैं क्या कि अशित, खदित, खादित, पीतम, लीडम च
अत्र विपच्यते, अत्र मतलब यहाँ पर इनका विपाचन होता है, यानी ये पाचित होती हैं, जो भी आपने अशित पीत दिखाया। आमाशयगतः पाकम आहारम प्राप्य केवलम, यानी कि पूरे आहार का जो प्राप्यता है, यानी प्राप्त करने वाला है, वो कौन है? आमाशय। ठीक है। पक्व सर्वाशय, पक्व सर्व आशयम, उसके बाद जब वो वहां से पक्व हो जाता है तब कहीं जाके पूरे बॉडी में आशय लेता है, तब कहीं जाके वो आरस पूरी बॉडी में सर्व आशय सारी जगह पहुंचता है। ठीक है। कब? पश्चात, बाद में। किसके बाद में? विपाचन के बाद में। और किसके थ्रू? धमनी भी ही प्रपद्यते, धमनी भी, धमनियों के द्वारा, धमनियों से प्रतिपादित होता है पूरे बॉडी के आशय में। तो सबसे पहले आमाशय में आहार आता है, वहां उत्पाचित होता है और वहां से पक्व होकर के फिर पूरी बॉडी में धमनी के थ्रू प्रतिपादित होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? संपूर्ण रूप से पाक किया हुआ आहार रस किसके द्वारा संपूर्ण शरीर में प्राप्त होता है? आंसर धमनियों के थ्रू। रेफरेंस चरक, चरक ये बात बोलते हैं। ठीक है। कि सारा आहार रस पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा प्रपद्यत होता है। ठीक है। पश्चात धमनी भी ही प्रपद्यते, पक्वः सर्वाशयम पश्चात धमनी भी ही प्रपद्यते। इसके साथ हमारा चरक विमान 2 फिनिश हो गया।